ओके, हम पढ़ रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पार्ट सेकेंड, दैट इज डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड्स पढ़ रहे थे। इसमें अब हमारे कुछ ही एक दो टॉपिक बचे हैं। तो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ लिया था सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन और उनके बीच में रिलेशन क्या है। आज हम बात करेंगे किसकी, कि अगर हमारे पास क्या होगा, ये राइज ऑफ द लिक्विड इनसाइड द कैपिलैरिटी ट्यूब क्या होता है और ये शेप्स ऑफ मेनिस्कस जो है, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। ओके, तो देखते हैं ज़रा। पहले हमारे पास जो टॉपिक रहेगा आज के लिए वो है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, मान लो कि आपके पास एक ग्लास ट्यूब है या कोई कंटेनर है जिसके अंदर हमने कोई फ्लूइड रखा हुआ है। ओके, इस फ्लूइड को हमने रखा है तो आपने देखा होगा क्यों होता है वो सब हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे इस चीज़ के ऊपर। तो ये फ्लूइड रखा है हमने, आपने देखा होगा कि कई टेस्ट ट्यूब्स वगैरह में आपको दिखाया जाता है कि जैसे ये ऐसे वो पानी वगैरह जो भी लिक्विड रखा हुआ है ये कर्व शेप का होता है टॉप पर। ओके, ये जो कर्व सरफेस होती है इसको हम बोलते हैं मेनिस्कस। क्या बोलते हैं इसको? ये होती है मेनिस्कस। या तो ऐसा हो सकता है, अगर ये ऊपर से देखोगे तो ये कॉनकेव शेप बन जाती है, इसको आप बोल सकते हो कॉनकेव मेनिस्कस। दूसरा है आपके पास जिसमें ये फ्लूइड जो है राइज करता है, आई मीन से कि इसकी जो टॉप सरफेस होती है वो होती है इस शेप में, तो इसको हम बोलते हैं क्या, कॉन्वेक्स मेनिस्कस। मेनिस्कस जो है इज द शेप, द कर्व शेप ऑफ द मेनिस्कस, द कर्व शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द लिक्विड इनसाइड एनी कॉलम। ऑलराइट, नाउ ऐसा क्यों होता है बाद में देखेंगे। फिलहाल ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है। अब ये जो टॉप मोस्ट सरफेस है इसके ऊपर जो है सरफेस टेंशन लगती है इस वाले केस में या इस वाले केस में, तो इसके ऊपर जहाँ पे ये टच कर रहा है, अगर आप 3 डायमेंशन में देखोगे ये ऐसा दिखेगा आपको, गोल जैसा। ये 2D में दिखा रहा हूँ मैं, ये गिलास जैसा, इसमें पानी है। अगर आप टॉप में देखोगे आपको गोल जैसा दिखेगा। तो जहाँ पे ये गिलास सरफेस को टच करती है वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऑन दिस कर्व मेनिस्कस सरफेस एंड लाइन जो है साइड ऑफ द कंटेनर इनसाइड द लिक्विड जो है, इन दोनों के बीच में जो एंगल आता है उसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन क्या है? इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस at the point of contact, and the side of the container inside the liquid part, लिक्विड के अंदर, क्योंकि इसके दो साइड, ये एक कुछ पार्ट इसका वो है, कुछ नीचे वाले पार्ट में, और जो ये टेंजेंट बन रहा है ऑफ द कर्व्ड सरफेस, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। और ये एंगल कहाँ पे ड्रॉ करना है? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लिक्विड सरफेस विद द कंटेनर वॉल्स। के बीच में नहीं ड्रॉ कर सकते आप, यहाँ और यहाँ। और राइट, इसी तरह अगर हम इस कॉन्वेक्स मेनिस्कस के लिए देखेंगे, इस पॉइंट के लिए यहाँ पे टेंजेंट बनेगा ऊपर और ये साइड ऑफ कंटेनर इनसाइड द लिक्विड ये है, तो ये बनेगा हमारे पास क्या, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ऑलराइट, तो हम देखेंगे यहाँ पे फॉर कॉनकेव मेनिस्कस जो हमारे पास होती है, कॉनकेव मेनिस्कस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज एक्यूट एंगल होता है। ऑलराइट, और अगर हम देखेंगे किसके लिए, फॉर कॉन्वेक्स मेनिस्कस के लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो क्या होता है, इज ऑब्ट्यूस एंगल होता है। ओके, ऑब्ट्यूस। ऑलराइट, मतलब ये होता है लेस देन 90 डिग्री, ये क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, एंड देयर आर सम सरफेस जहाँ पे ये
90 के बराबर भी होता है, उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, बेसिकली 0 डिग्री भी बना सकते हैं। ऑलराइट, तो जहाँ पे ये लिक्विड सरफेस ऊपर फ्लैट होती है, तो सॉरी दैट्स 90 डिग्री एंगल। तो अगर आप उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे ऑफ द लिक्विड सरफेस और करोगे और द कंटेनर साइड का, तो वो 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। ओके, तो ये जो शेप्स है, ये अलग अलग शेप्स कैसे क्यों बन जाती है इनकी, इसके लिए रीज़न ये है कि दो हमने फोर्सेस पढ़े हैं हमारे पास, एक होता है एडहेसिव फोर्स और दूसरा होता है कोहेसिव फोर्स। ये जो लिक्विड है किसी कंटेनर के अंदर, इस लिक्विड के पास क्या होता है, आपस में लगाते हैं ये फोर्स। कोहेसिव फोर्स को हम Fc से डिनोट करेंगे, इसको Fa से डिनोट करेंगे। तो अगर इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स में आपस की इंटरेक्शन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द इंटरेक्शन विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, तो तब क्या होगा, मतलब इनमें अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा किससे, एडहेसिव फोर्स से, तो ये कोशिश करेंगे आपस में ही नजदीक रहना और गिलास वॉल से दूर रहना। तो क्या होगा, जो ये लिक्विड पार्ट यहाँ पे है जो कांटेक्ट में आ रहा है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ इसको, जो लिक्विड मॉलिक्यूल यहाँ पे है इसके कांटेक्ट में आ रहा है, उसको यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल भी है, ये कोशिश करेगा, ये क्या करेगा, ये कोशिश करेगा इस अंदर वाले वाटर मॉलिक्यूल की तरफ जाना, उसके साथ प्रेफर करेगा, ज्यादा क्लोज रहेगा उसके साथ। ऑलराइट, और ये इट्स काइंड ऑफ यू नो दिस कंटेनर फोबिक, तो ये कंटेनर से थोड़ा दूर जाने की कोशिश करेगा। अगर इसका वजन इसको प्रिवेंट कर रहा है, नहीं तो आप बोलोगे ये सारा वाटर एक ही जगह होता है, कंटेनर के साथ टच नहीं होता, बट वेट ऑफ द लिक्विड forces them to be in contact. Okay, but ये टॉप मोस्ट पार्टिकल्स इन सरफेस टेंशन, इनको एरिया कम करना चाहते हैं, सरफेस एरिया कम करना चाहते हैं, और ऊपर से ये कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग है, तो ये मॉलिक्यूल जो है ये आपस में नजदीक रहना पसंद करते हैं। नजदीक की वजह से ऐसा समझ लो कि यहाँ पे कंजेशन होती है, और कंजेशन की वजह से सरफेस जो है ये मॉलिक्यूल जो मान लो इस वाले रीजन से, ये जो रीजन है इस वाले रीजन से जो ये अंदर की तरफ चले गए मॉलिक्यूल्स, वो इधर आ जाते हैं, ये सरफेस जो है स्लाइडली क्या बन जाती है, कर्व बन जाती है। ओके, तो इन केस Fc दैट इज कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स, उस टाइम पे क्या होता है, शेप। तो हमारे पास क्या होता है, कॉनकेव मेनिस्कस, यहाँ पे लिखेंगे कॉनकेव मेनिस्कस के लिए कोहेसिव फोर्स जो है वो होता है ग्रेटर देन किससे, एडहेसिव फोर्स से। अब उल्टा देखते हैं, अब अगर दूसरा होगा हमारे पास के जो जिसमें क्या होगा, एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, मतलब लिक्विड सॉलिड कंटेनर और लिक्विड के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन है, और लिक्विड के बीच में कम आपस में अट्रैक्शन है। तो क्या होगा, जो ये मॉलिक्यूल्स इस एंड पे होते हैं वो ज्यादा कोशिश करेंगे इसकी तरफ जाना, वो ज्यादा कोशिश करेंगे इसकी तरफ जाना, तो क्रिएटेड एफिशिएंसी है, तो ये मॉलिक्यूल जो इनकी लेवल थोड़ी सी डाउन हो जाती है, टू फिल दैट लिटिल स्पेस दैट इज क्रिएटेड बाय मूविंग ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स द वॉल्स। उसकी वजह से ये जो सरफेस है ये स्लाइडली क्या बन जाती है, कर्व बन जाती है, टॉप मोस्ट सरफेस। ऑलराइट, तो कन्वेक्स मेनिस्कस के लिए क्या होता है, एडहेसिव फोर्स जो है वो होता है ग्रेटर देन किससे, कोहेसिव फोर्स। So because of the differences of the adhesive and cohesive forces, the shapes of the top surface becomes curved, called meniscus, and the shape can be concave meniscus or convex meniscus depending upon the values of the two forces, that's adhesive and cohesive force. All right, if cohesive force is greater than adhesive force, then the molecules will जो है, oh sorry, it's the other way, ये है adhesive force is greater than cohesive force, ये वाला हमने उल्टा लिखा है, यहाँ पे ठीक लिखा है, यहाँ पे कोहेसिव फोर्स जो है वो है ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स। तो if the adhesive force is stronger, the molecules will try to stick with the walls of this container, तो वो दूर जाएंगे, जिससे बीच में वो void क्रिएट करेंगे थोड़ा थोड़ा सा, तो उसकी वजह से स्लाइड कर्वेचर होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। ओके, तो इसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा, कोहेसिव फोर्स ज्यादा है तो वो आपस में नजदीक रहेंगे, वॉल से दूर जाएंगे, तो उसकी वजह से हीप जैसा बनेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी कन्वेक्स शेप बन जाती है। ऑलराइट, तो दैट इज कॉल्ड एज, ये है कन्वेक्स हमारे पास, और जो है हमारे पास एंगल ऑफ कांटेक्ट, और डिफरेंट वैल्यूज के लिए होता है हमारे पास, मर्क्यूरियन गिलास का लेंगे 105 डिग्री के अराउंड, 20 डिग्री के अराउंड होता है एंड ऑल दैट, ये फैक्ट्स जो आप चेक कर सकते हो। ओके, तो इसके साथ जो है हमारे पास इम्पोर्टेंट जो है इसका एस्पेक्ट एक वो ये है कि इस because of this combination of all these forces in surface tension, what happens कि अगर आप एक नैरो ट्यूब जो है वो किसी कंटेनर में रखोगे, किसी लिक्विड के अंदर डालोगे, तो वो पानी उसके अंदर अपने आप जो है वो क्या करता है, राइज करता है। तो वाटर इनसाइड इट जो है वो क्या करता है, दैट
rises in its level. मान लो ऐसा है हमारे पास कि हमने लिया है कंटेनर और मैं बड़ा बना रहा हूँ, इतना ट्यूब जो है ये गिलास ट्यूब जो है मैं उसी को बड़ा बना रहा हूँ, ओके, तो ताकि आपको ये दिख सके। तो ये है हमारे पास एक ग्लास कंटेनर, ग्लास ट्यूब जो है, बहुत नैरो ट्यूब, जो नीडल्स वगैरह जितना साइज होता है उसका उतना बड़ा है ये। अब इसमें हम देखेंगे कि शेप हम कंकेव लेंगे, फिलहाल इजी होता है कैलकुलेट करना उसके ऊपर, तो मैं थोड़ी सी बड़ी इसकी कन्वेक्स के का जो कर्वेचर है वो ज़्यादा ले रहा हूँ, इसके मेनिस्कस का कर्वेचर, ऑलराइट। तो ये जो हाइट है इस कंटेनर की वो है हाइट h अप टू द लिक्विड, और ये जो स्लाइड होता है थोड़ा सा होता है ये कर्वेचर, आपने इसीलिए मैंने हाइट नीचे ही रखा हुआ है। तो इसमें हमने लिक्विड भरा हुआ है, ओके। अब ये जो टॉप सरफेस है, अगर आप ऊपर से, मैंने आपको बोला है कि ये साइड से आपको ऐसे दिखेगा, अगर आप टॉप से देखोगे तो आपको ये बाउल जैसा दिखेगा ऊपर, ऑलराइट, 3 डायमेंशनल प्लेट जैसा। तो उसका एक अपना एक रेडियस होगा, ओके, ऑलराइट। तो इसका एक अपना रेडियस एक होगा, उस रेडियस को हम डिनोट करेंगे, मान लो ये इसका रेडियस, इसको हम छोटे r से डिनोट करेंगे, ऑलराइट, छोटे r से इसको डिनोट करेंगे हम, ओके। और ये भी इसी के बराबर होगा, ऑलराइट। नाउ लेट अस ड्रॉ दिस एंगल ऑफ कांटेक्ट जो यहाँ पे वो एक्यूट होगा ऑब्वियसली। अब सरफेस टेंशन की बात करेंगे, मान लो इसके अंदर जो लिक्विड है, सपोज कर लो रो जो है ये है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है इसके अंदर, ऑलराइट। इसके अलावा मान लो h जो है ये है हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, ऑलराइट। r जो है ये मान लो ये है हमारे पास क्या, रेडियस ऑफ द मेनिस्कस, जो टॉप पे ये मेनिस्कस बन रहा है उसका वैल्यू लेंगे हम, रेडियस का कितना r लेंगे हम उसका वैल्यू, ओके। नाउ और एक चीज लेंगे, s जो है ये मान लो ये है हमारे पास सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये सरफेस टेंशन टेंजेंशियली लग रहा है, तो अगर आप देखोगे ये टेंजेंशियली कैसे लगेगा, ये टेंजेंशियली कैसे लगेगा, ये मान लो ये है हमारे पास है बाउल, ऐसे सरफेस है, यहाँ पे लगेगा टेंजेंशियली 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 टेंजेंशियली, ऑलराइट। ये हर किसी पॉइंट पे लगेगा टेंजेंशियली, ओके। ये ऐसे मान लो ऐसे लगेगा, ये सरफेस टेंशन ऐसे, ओके, ऐसे लगेगा, वैल्यू देखें हम बाद में किसके बराबर है, तो इस डायरेक्शन में लगेगा इसके ऊपर सरफेस टेंशन। अब अगर आप देखोगे इधर भी बनाएंगे एक हम थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर ये वाला एंगल जो है हमारे पास एंगल ऑफ कांटेक्ट है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये वाला एंगल भी कितना है, थीटा है। इसी तरह अगर हम देखेंगे ये वाला एंगल भी थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा है। दिस इज सरफेस टेंशन एस, दिस इज सरफेस टेंशन, दैट्स फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर हम इस सरफेस टेंशन को मैं दो साइड का दिखा रहा हूँ, ये ऐसा देख लो, ये इस बाउल के चारों तरफ जो है ऐसे बाहर की तरफ है, ऑलराइट। अब इस सरफेस टेंशन को रिजॉल्व करेंगे, एक आएगा एस कॉस थीटा, दूसरा आएगा एस साइन ऑफ थीटा, ऑलराइट, ऐसे लिखेंगे s इंटू साइन ऑफ थीटा। इसी तरह यहाँ पे भी आएगा क्या, s कॉस ऑफ थीटा, इधर आएगा क्या, s इंटू साइन ऑफ थीटा वाला वैल्यू, ओके। इसको थोड़ा सा अलग लिखेंगे ताकि ये s और s के साथ मिक्स हो जाए, ऑलराइट। ऐसे ही ये हजारों फोर्सेज जो है ये आपको दिखेंगे, ऑलराइट। अगर आप इसको टॉप से देखोगे तो आपको दिखेंगे ये जो रेज ऐसे जा रही है, ये जो एरोज मैंने बनाए ये टेंजेंशियली बाहर की तरफ जा रहे हैं। अब हमने इनको रिजॉल्व कर लिया है, कुछ कंपोनेंट्स हर किसी जो ये इस रेडियस के अलोंग जो है एक एक कंपोनेंट इनका अपवर्ड्स आ जाएगा, वो कौन सा कंपोनेंट होगा, वो होगा s cos थीटा, s cos थीटा, s cos थीटा वाला कंपोनेंट जो है हर किसी पॉइंट पे ऊपर की तरफ आएगा, ओके। इधर भी, इधर भी, इधर भी, ओके। ये जो है ये कहाँ की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ। और डायमेट्रिकली ये जो रिंग बन गई है टॉप वाली रिंग, इसके ऊपर एक कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड्स और एक एक कंपोनेंट ऐसे लग रहा है, बट जो ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, ये भी s sin थीटा उधर जा रहा है, ये s sin थीटा इधर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्सेस तो कैंसिल आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, थीटा मान लो ये है हमारे पास क्या, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ओके, सॉरी इट्स कांटेक्ट, ओके। नाउ हम क्या करेंगे, रिजॉल्विंग s एट द टॉप सरफेस, टॉप सरफेस पे हम इसको रिजॉल्व करेंगे एज कैसे, s cos थीटा
vertically upwards and s into sin थीटा ये होता है हॉरिजॉन्टली। क्या है? हॉरिजॉन्टली। ओके, तो हमारे पास क्या है? since all the horizontal components are equal, सारे components equal, and for every horizontal component, हर किसी horizontal component के लिए क्या होता है? For every horizontal component there is a corresponding component diametrically opposite to it, and hence they will cancel each other. तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है ये सारे क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। ओके, क्योंकि ये डायमेट्रिकली अपोजिट है। इसी तरह देखो ये बाउल जैसा मैंने आपको बताया, इसके लिए डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ होगा, इस वाले के लिए डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ होगा, इस वाले के लिए डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ होगा। तो इक्वल वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन कैंसल आउट कर लेंगे। ओके, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लग रहा है वर्टिकली अपवर्ड्स डायरेक्शन में फोर्स। तो नेट फोर्स जो लग रहा है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मेनिस्कस अपवर्ड्स, अपवर्ड्स जो है वो किसके बराबर आएगा? F लिखेंगे, दैट इज सरफेस टेंशन। कौन सा कंपोनेंट? ए कंपोनेंट है S cos थीटा, ऑलराइट, एक पॉइंट का मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं? जितना इस वाले रिंग का जो सर्कमफ्रेंस है, क्योंकि 1 2 3 4 1000 पॉइंट्स है इसके अराउंड, तो 1000 पॉइंट्स का सम करेंगे। तो ये 1000 पॉइंट्स कितने हैं? इट इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस, दैट इज 2 into पाई into r के बराबर। ओके, इस सर्कमफ्रेंस के ऊपर ये एक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास टोटल फोर्स अपवर्ड जो आ गया s into 2 पाई r into cos ऑफ थीटा के बराबर आ गया। ये है अपवर्ड फोर्स। कॉल दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ व्हाट विल हैपन? ये कब तक ऊपर चलता है? तो इसको नेट फोर्स ऊपर खींच रहा है, रोकने वाला कोई फोर्स है? जस्ट वन फोर्स। वो कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे? ये किस हाइट तक जाएगा? उस हाइट को उस हाइट तक हम देख रहे हैं। टोटल मास जो है फ्लूइड का इसके अंदर, उसका वजन निकालेंगे जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि जितनी इसकी हाइट बढ़ेगी उतना इसका वजन भी बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि अपवर्ड फोर्स और वेट डाउनवर्ड्स इक्वल होंगे, अब उसके बाद ये ऊपर नहीं जाएगा। तो कहां तक ये जाएगा ये लिक्विड? हाउ मच इट विल असेंड इनसाइड द ट्यूब। इसलिए हम इस फॉर्मूला को ये भी बोलते हैं फॉर्मूला ऑफ असेंड, कि कहां तक ये फ्लूइड जो है असेंड करेगा किसी भी ट्यूब के अंदर। ऑलराइट, तो लेट अस कैलकुलेट द वेट ऑफ द फ्लूइड इनसाइड इट। ऑलराइट, तो अब देखो यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है आपने। ओके, वेट ऑफ द फ्लूइड कितना है? इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इनसाइड दिस होल कंटेनर। ये वाला तो खाली है, माइनस करेंगे इसका वॉल्यूम। ओके, तो अब हम देखेंगे पहले मास जो है, मास ऑफ फ्लूइड होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। नाउ पहले हम बात करेंगे क्या? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड या वाटर जो भी है, लिक्विड इन द कॉलम जो है वो किसके बराबर है? V इज इक्वल टू, ये है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट। कितनी है उसकी हाइट? अगर हम सिलेंडर वाला पार्ट लेंगे उसकी हाइट कितनी है? दैट इज इक्वल टू किसके बराबर? एक है h हाइट के बराबर, और ऊपर वाला पोर्शन जो है दैट इज r वाला पोर्शन। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ हाइट h प्लस r के बराबर, h प्लस r, तो ये टोटल हाइट आ गई है h प्लस r। ओके, और माइनस क्या करेंगे इसमें? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर
ऑफ रेडियस, क्या रेडियस है उसका, आर। एक ये पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस करेंगे ये जो बीच में है ये हेमिस्फीयर, इसका वॉल्यूम, तो बचेगा ये लिक्विड का वॉल्यूम। तो निकालो वॉल्यूम किसके बराबर आएगा, इट इज पाई इंटू जो इसका रेडियस वो इसका भी रेडियस आर है, सिलेंडर वाला पार्ट, दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू एच किसके बराबर है, एच प्लस आर, माइनस हेमिस्फीयर का स्क्वायर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फीयर का उसका हाफ होगा 2/3 पाई आर क्यूब के बराबर। तो इतना बनेगा वॉल्यूम हमारे पास। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो v बनेगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर इंटू आर आएगा पाई आर क्यूब, माइनस आएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। सिंप्लीफाई करेंगे इसको फर्दर, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 3 पाई आर क्यूब माइनस 2 पाई आर क्यूब, दैट इज पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इनसाइड द कंटेनर। वेरी इजी। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस इक्वेशन को ऐसे ही रखेंगे हम। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास डेंसिटी हमने मान ली है, तो लेट्स से डेल्टा एम जो है ये है मास ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर। ऑलराइट, तो देयरफॉर डेल्टा एम आएगा किसके बराबर, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी किसके बराबर, रो, वॉल्यूम है किसके बराबर, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर क्यूब अपॉन 3। तो रो से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इसको, तो ये बनेगा पाई आर स्क्वायर रो एच प्लस पाई आर क्यूब रो अपॉन 3 के बराबर। ये आ गया मास। तो देयरफॉर वेट ऑफ लिक्विड कॉलम कितना होगा, वेट ऑफ लिक्विड जो है वो किसके बराबर आएगा, equal to W, that is mass into acceleration due to gravity. So we will get W equals pi r square rho g h plus pi r cube rho g upon 3 के बराबर। ऑलराइट, ये हमारे पास आ गया इसका वैल्यू। ओके, कॉल दिस इक्वेशन नंबर G से मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया है। नाउ ओके, अब हम क्या, अब हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, this that is s into 2 pi r into cos theta, that is जो फोर्स अपवर्ड लग रहा है that is s 2 pi r into cos theta, और वेट जो डाउनवर्ड लग रहा है that is pi r square rho g h plus pi r cube rho g upon 3 के बराबर। एक फोर्स लग रहा है अपवर्ड, दिस इक्वेशन फर्स्ट, इसको नाम रखा था हमने, इसको नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड रखा हमने इसका नाम। नाउ एट इक्विलिब्रियम जब ये पानी की लेवल एक पर्टिकुलर रोटेशन पे पहुंच जाएगी उसके बाद क्या होगा, फोर्स और वेट इक्वल होंगे। सिंपल। तो पहले वेट वाला लेवल लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर रो जी एच प्लस पाई आर क्यूब अपॉन 3 रो जी इक्वल्स एस इंटू 2 पाई आर इंटू कॉस ऑफ थीटा के बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा, पाई पाई एंड पाई जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, इसके साथ साथ क्या होगा, आर इधर बचेगा स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बन गया एच रो जी प्लस ये बन गया आर स्क्वायर इंटू रो जी डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू किसके बराबर, 2s कॉस ऑफ थीटा। इस टर्म को वहां ले जाओ, तो एच रो जी जो है ये बन गया 2s कॉस थीटा माइनस आर स्क्वायर रो जी अपॉन रो जी करेंगे डिवाइड, तो ये बनेगा 2s cos थीटा अपॉन रो इंटू जी माइनस आर स्क्वायर अपॉन 3 रो जी, और ये जो है कैंसिल हो जाएगा। दैट इज द वैल्यू ऑफ द हाइट अप टू विच लिक्विड विल राइज इनसाइड a fine narrow tube if it's placed inside the fluid. Alright, तो ये इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला ऑफ एक्सेंट। क्या बोलते हैं, फॉर्मूला ऑफ एसेंट। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, और एक इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है, वो क्या है कि फॉर नैरो ट्यूब्स के लिए क्या करते हैं, फॉर नैरो ट्यूब के लिए क्या होता है, R is negligibly small। देखो ऑलरेडी एक फाइन ट्यूब होगा, ओके, उसके अंदर उसका मेनिस्कस का रेडियस कितना ही होगा, बहुत कम होगा। तो देयरफॉर R can be neglected,
r² जो ये वैल्यू है कैन बी नेगलेक्टेड, इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो देयरफॉर हमारे पास h का वैल्यू जो है वो बनेगा 2s cos थीटा अपॉन रो इंटू जी के बराबर। ऑलराइट, ठीक है कि नहीं? सॉरी, यहाँ पे ये r² भी था, तो सॉरी ये यहाँ पे r² था और r³ था, तो ये r बचेगा यहाँ पे, ये r बचेगा यहाँ पे। ऑलराइट, ये r आएगा नीचे, सॉरी ये बनेगा किसके बराबर? r/3 के बराबर। ओके, तो ये रो जी इंटू r के बराबर। सॉरी, स्लाइड करेक्शन, यहाँ पे जो हमारे पास था ये पाई r² था, ये तो हमने एक r कट कर दिया था, तो ये इसका भी लिख देता हूँ यहाँ पे। सॉरी, इट इज पाई r² रो जी h प्लस पाई r³ रो जी अपॉन 3 इक्वल्स s इंटू 2 पाई r इंटू कॉस ऑफ, ये देखो r है कैंसल, यहाँ पे 2 बचे थे, यहाँ पे 1 बचा था। ऑलराइट, तो ये r कंटिन्यू रहेगा, तो ये इसके बराबर आ गया। तो ये फॉर्मूला है, इसको भी फॉर्मूला ऑफ एसेंडी कहते हैं और ज्यादातर यही वाली फॉर्मूला यूज होती है। ओके, h इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन रो इंटू जी इंटू r। और यहाँ से हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है कि हाइट कहाँ तक जाएगा लिक्विड, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जितना आपने चौड़ा जो है खुला कंटेनर कॉलम रखा है उसमें कम हाइट तक लिक्विड जाएगा, जितना नैरो रखोगे उतना ही ये राइज ऑफ फ्लूइड इसके अंदर जो है ज्यादा होगा। तो इसको भी हम इसी को हम बोलते हैं फॉर्मूला ऑफ एसेंट, या उसको बोलो मगर यूज जो है ज्यादा यही होती है, फॉर्मूला ऑफ एसेंट। ओके, तो जो बायोलॉजी वगैरह में या बॉटनी में पढ़ते हो एसेंट ऑफ सैप इनसाइड द ट्रीज एंड ऑल दैट आल्सो फॉलोज द सेम फॉर्मूला। वहाँ पे आपने पढ़ा होगा क्या आप कहते हैं उसको, जाइलम फ्लोएम जो भी है, तो उनको फाइन ट्यूब्स होते हैं, वेरी नैरो ट्यूब्स होते हैं। क्यों नैरो का फन क्या है कि उनका रेडियस बहुत कम होता है और हाइट ज़्यादा हाइट तक ये क्या कहते हैं इसको फ्लूइड जो है जा सकता है। ओके, दैट इज फॉर्मूला ऑफ एसेंट। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।